बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों ने कई दिनों से झंडा बुलंद किया हुआ है। बीते दिन नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान को पलटते हुए बृजभूषण के ऊपर लगे अपने आरोप वापस लेने का दावा किया। नाबालिग के पिता का कहना था कि उनकी बेटी ने गुस्से में आकर बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाए थे। नाबालिग के पिता से जब यह सवाल किया गया कि क्या उन्होंने किसी के दबाव में आकर अपने बयान को बदला है, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया है। उधर पहलवान साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि नाबालिग को अपना बयान बदलने के लिए परिवार को धमकियां मिली थी। साक्षी मलिक के इस दावे का विरोध करते हुए नाबालिग पहलवान के पिता ने दृढ़ता से कहा कि उनके परिवार को कोई धमकी नहीं मिली है। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, हमें जो करना चाहिए था हमने कर दिया, हमारे परिवार को धमकियों के ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। साक्षी मलिक ने पहले खुलासा किया कि नाबालिग पहलवान ने 2 बार बयान दिए थे। पहले पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत और बाद में धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने। हालांकि मलिक के मुताबिक नाबालिग पहलवान ने अपने परिवार को कथित धमकियों के कारण अपने बयान में बदलाव किया। मलिक की टिप्पणी दिल्ली पुलिस की उस सिफारिश के बाद आई है जिसमें नाबालिग पहलवान की तरफ से बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर की गई शिकायतों को सबूतों के अभाव में खारिज करने की सिफारिश की गई थी। WFI प्रमुख के मामले में रद्द करने की रिपोर्ट पर दिल्ली की एक अदालत 4 जुलाई को विचार करेगी। उधर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित भारत के प्रमुख पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर 7 पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, जिनमें से एक नाबालिग भी है। WFI प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में सरकार से आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला लिया था। कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार की तरफ से लागू किए गए सिलेबस को बदले जाने के कुछ दिनों बाद मौजूदा कांग्रेस सरकार ने कक्षा 6 से 10 के लिए कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान विषयों में 18 बड़े बदलावों का आदेश दिया है। कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी की तरफ से जारी किए गए संशोधनों के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने कक्षा 10 की कन्नड़ पाठ्यपुस्तक में RSS के संस्थापक KB हेडगेवार के चैप्टर को बदला है। इसके अलावा कक्षा 8 की कन्नड़ भाषा की किताब में हिंदुत्व विचारक VD सावरकर की कविता को हटाया गया है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि 2022 में बीजेपी सरकार की तरफ से पेश किए गए सभी संशोधनों को बदला गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने पिछले साल जो भी संशोधन किए हैं हमने उन्हें बदल दिया है। बच्चों के हित में हमने कक्षा 6 से 10 तक केवल कन्नड़ भाषा में और कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान में बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने इस साल की विधानसभा चुनावों से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी शासन के दौरान पाठ्यपुस्तकों में किए गए ऐसे बदलावों को बदलने का वादा किया था। 29 मई को लगभग 30 शिक्षाविदों और लेखकों ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की विभिन्न मांगों के साथ एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पाठ्यपुस्तकों में संशोधन और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने कक्षा 8 की कन्नड़ की किताब में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चैप्टर को फिर से जोड़ा। पिछली बीजेपी सरकार ने इस चैप्टर को किताब में लागू नहीं किया। शतवधानी और गणेश की श्रेष्ठ भारतीय चिंतागालू को कक्षा 10 की कन्नड़ की किताब में सारा अबूबकर की युद्ध से बदला गया है। अन्य बदलावों में कक्षा 10 की कन्नड़ पाठ्यपुस्तक से हिंदुत्व विचारक चक्रवर्ती सुलिबेले के गद्य ताई भारत अमरापुतारू को हटाया गया है। कक्षा 10 की कन्नड़ पाठ्यपुस्तक में शतावधानी गणेश के श्रेष्ठ भारतीय चिंतागालू को सारा अबूबकर की युद्ध से बदला गया है। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कांग्रेस सरकार ने वैदिक काल की संस्कृति, नए धर्मों का उदय, मानवाधिकार पर पाठ शुरू किया। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कांग्रेस ने रियासतों के पाठ में VDR राजाओं, सर M विश्वेश्वरैया और सर मिर्जा इस्माइल पर महिला समाज सुधारकों और महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर घटकों को जोड़ा है। कांग्रेस सरकार ने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से एक हिस्सा हटाने का फैसला लिया, जिसमें क्षेत्रवाद को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया गया। आप कह सकते हैं हम तो संवैधानिक पद पर हैं, क्या कह रहे हैं थोड़ा जोर से बोलो, वीरेंद्र जी को सुना नहीं दिया। क्या है नाम, क्या है नाम, क्या है नाम, सुनाई नहीं दे रहा। बीते दिनों स्मृति ईरानी दिल्ली में जनता को संबोधित कर रही थीं। उस वक्त उनके निशाने पर थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने CM अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल केंद्र सरकार के कामों का श्रेय लेते हैं। वो फीता काटने पहुंच जाते हैं, वो शिलान्यास करती हैं और केजरीवाल फीता काटने पहुंच जाते हैं। इस दौरान रैली में फर्जीवाल और नटवर लाल के भी नारे लगे। तो मुस्कुराते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम तो संवैधानिक पद पर हैं, हम नहीं कह सकते, लेकिन आप जो कह रहे हैं जरा जोर से बोलिए। केजरीवाल साहब पैसा नहीं दे सकते, लेकिन फीता काटने के लिए जरूर आ सकते हैं। मैं स्तब्ध थी कि विश्वविद्यालय में जिस भवन के निर्माण का शिलान्यास मैंने किया, फीता काटने के लिए केजरीवाल जी पधार गए।
शायद यही किया था 400 बसेस का भी। पैसा केंद्र का था, फीता काटने पहुंच गए केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ का शीश महल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मीडिया खुलासे के बाद से केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। दूसरी ओर इस बड़े खुलासे के बाद राजनीतिक पार्टियों के अलावा दिल्ली की जनता भी शीश महल का राज जानना चाहती है। सीएम के आलीशान महल को लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जमकर हमला बोला। दिल्ली में एक सभा को संबोधित करने आई केंद्रीय मंत्री के निशाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहे। स्मृति ईरानी ने मंच से सीधा हमला बोलते हुए कहा कि धिक्कार है उस मुख्यमंत्री पर जो 40 करोड़ से ज्यादा का शीश महल बनवाता है और दिल्ली की जनता को साफ पीने के पानी के लिए मोहताज करवाता है। साधारण नहीं है, इतना साधारण नहीं है जो फर्जीवाल कह रहे हैं, नटवर लाल कह रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहती हूं कि ये सोची समझी साजिश है, इतना सरल नहीं है। साजिश ना होती, मन में अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रेम होता तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते? खुद 40 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगाकर अपने लिए शीश महल बनवा लिया और दिल्ली की गरीब जनता को, एक गरीब परिवार को मोदी के माध्यम से 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिले, ये जनता का सपना साकार नहीं होने दिया। ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि जिस कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, आज उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब हालांकि देखना होगा कि केजरीवाल केंद्रीय मंत्री के इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं। एक बात तो साफ है कि इससे राजनीतिक जरूरत गरमाने वाली है। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा गया भी आपकी मंशा क्या है? जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, आपकी गवर्नमेंट की मंशा बताइए। तो उन्होंने साहब कहा हम कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे और माफ करना भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ यह राजस्थान के नेताओं से, आप जवाब उनसे मांगो, देश के प्रधानमंत्री से मांगो आप जवाब, तो कृषि मंत्री से मांगो जो किसानों की बात करते हैं। उनका जवाब था नहीं, कर्जा माफ करना भी नहीं चाहिए किसानों का। अगर कर्जा माफ करेंगे तो इनकी आदत जो है वो ऐसी हो जाएगी कि नहीं, कर्जा तो फिर माफ होगा तो कभी चुकाएंगे ही नहीं वापस। जिस सरकार की मंशा किसानों के प्रति ये हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए बिना पूछे तीन कानून लिया है, काले कानून। हमने असेंबली में आकर उनका जवाब दिया और नए कानून पास किए हमने यहाँ पर। आखिर में किसानों के साथ में सामने झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आजादी के बाद में इस प्रकार भारत सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने, वो पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता का प्रतीक था कि करीब 1.5 साल तक आंदोलन चलाओ। हालांकि दुख होता है 500-600 किसान मारे गए बेचारे। बताइए आपका क्या कसूर था आंदोलन के अंदर? लाइनें लगी थी नोटबंदी में, तब 400-500 लोग मारे गए थे। ये तरीका होता है शासन करने का। आप इस प्रकार से जिस देश की जनता ने आपको मौका दिया शासन करने का, आप उनका दिल जीतने की बात करो, विश्वास दिलाओ उनको। आलोचना होती है आपकी, उसको सहन करो आलोचना को। और आप आलोचना सहन नहीं कर पाते हो, ये तरीके गलत है आपके शासन करने में। पूरे धर्म के नाम पे राजनीति करते करते कब तो राज करोगे आप? ओम राउत की निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष रिलीज के पहले से ही चर्चा में बनी हुई थी। हालांकि रिलीज के बाद प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह, देवदत्त नागे और सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।
फिल्म के डायलॉग्स पर भारी विवाद हुआ और ऐसे में कुछ डायलॉग्स बदले जा रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस के लुक्स और सीन्स पर भी विवाद देखने को मिला। और इस बीच रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाकर हर दिल में अपनी खास जगह बना चुके अभिनेता सुनील लहरी ने आदिपुरुष विवाद पर खुलकर रिएक्ट किया है। सुनील लहरी ने आदिपुरुष पर जारी विवाद पर कहा, फिल्म को उन्होंने अगर रामायण कहकर बनाया है तो विवाद बनता है। अगर आप फिल्म देखें तो मुझे रामायण की झलक दिखी, लेकिन रामायण नहीं दिखी। अगर वो कहते हैं कि वो रामायण से प्रेरित होकर कुछ बना रहे हैं तो एक हद तक बात ठीक थी, लेकिन ये रामायण नहीं है। अगर हम लुक पर जाएं तो लुक जस्टिफाइड नहीं है, कैरेक्टर जस्टिफाइड नहीं है, जो मूड है वो जस्टिफाइड नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने सीन्स को दिखाया है वो भी ठीक नहीं लगा। राम जी हमेशा ही शांत रहते थे और उनकी हर परिस्थिति में ठहराव दिखता था, लेकिन प्रभास के किरदार में ये मुझे नहीं दिखा। ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, बल्कि लिखा ही ऐसा है। ये मेकर्स की गलती है कि उन्होंने उसे ऐसे एग्जीक्यूट नहीं किया। उन्होंने कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसी चीजें कर दी जिनका कभी जिक्र नहीं सुना। जैसे रावण एक चमगादड़ पर बैठा आ रहा है जबकि हमने पुष्पक विमान सुना है। चीजों को अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजें ऐसी कर दें जो कभी हुआ ही नहीं। वहीं मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध उन्होंने पानी में दिखा दिया। क्या जरूरत थी इसकी? कुछ सेंस बनता हो तो ठीक है, लेकिन क्यों? जैसे डायलॉग्स हैं, लोकेशन है, रावण को लोहा पीटते दिखा रहे हैं जैसे लोहार है वो। इस सीन्स की क्या जरूरत थी? ये जस्टिफाइड नहीं करते हैं। कोई रेफरेंस हो तो समझ में आता है। जबरदस्ती में बैटलफील्ड में सीता जी का सीन लेकर आ गए। वीएफएक्स में इतना ज्यादा कर दिया कि एक वक्त के बाद सिर दर्द करने लगता है। सिनेमैटिक कह सकते हो आप कि बड़े अच्छे फ्रेम्स हैं फोटोग्राफी के लिए, कैमरा एंगल बहुत अच्छे यूज हैं, लेकिन ये फिल्म को आगे नहीं बढ़ाते। आप बाहर निकलकर कहानी को सोचे तो समझ नहीं आएगा कि क्या देखकर आए, क्यों देखकर आए। मैं सोच रहा था कि मैच्योर लोग हैं, सेंसेबल फिल्म मेकर्स हैं, कुछ अच्छा बनाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उनकी पिछली फिल्में अच्छी रहीं, कोई भी सीन भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। जैसे लक्ष्मण रेखा वाला सीन है, जो जटायु के मरने का सीन है, सीता जी के आभूषण का सीन है। किसी भी सीन को लेकर ऑडियंस का इमोशन नहीं जगता। Good morning, everybody. We all know why we're here. There is a bill under consideration called the Livestock Export-Import Bill 2023. It defines animals as commodities and allows the import of even dogs and cats who've been included in the livestock category. Naturally, this is not acceptable to us and we need to register our protest. The government has given us precisely 10 days and we are coming to the end of that. Today and tomorrow are perhaps the last 2 days. This evening, between 6 and 7, we have organized this tweetathon during which it is extremely important for all of us to tweet as much and as often as we can using the hashtag Say No to Livestock Bill 2023. This is the hashtag to use. Use it as much as you can. Use it as often as you can. Call in your friends. Give it to them. Spread the word. Get as many people as possible to tweet between 6 p.m. and 7 p.m. this evening. This is Saturday evening. Please be there for the animals between 6 and 7 p.m. Use the hashtag Say No to Livestock Bill 2023. Use the hashtag as much as you can. Tweet it as much as you can. Spread it as far and wide as you can. Thank you. See you at 6 p.m. It is really, really important to be there and